हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन डी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक डिपोल। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डिपोल होता क्या है। यानी कि किसी निकाय के ऐसे दो बिंदु आवेश जिनका परिमाण समान हो लेकिन उनकी जो प्रकृति है कैसी होनी चाहिए? विपरीत। यानी कि यदि दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसी संरचना को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि हम सीधी परिभाषा में कह सकते हैं किसी निकाय के दो बिंदु आवेश जिनका परिमाण समान हो और प्रकृति विपरीत है तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट। यानी कि मैं सीधा कह सकता हूं वैद्युत द्विध्रुव में मूवमेंट कराएंगे जिसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा सीधी है, दो यानी कि आवेश तथा बीच की दूरी को गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे मान लो कोई ये वाला बिंदु है और दूसरा बिंदु है ये वाला, और इनके बीच की दूरी, इसको दे दिया मैंने प्लस क्यू और इसको दे दिया मैंने माइनस क्यू, तो आप कहेंगे इनके जो बीच की दूरी होगी वो कहलाएगी हमारी 2l। क्या कहलाएगी? 2l। यानी कि दो ऐसे बिंदु आवेश, इनका और इनका गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब फिर एक बात समझते हैं, दो बिंदु आवेश हैं जिनकी प्रकृति कैसी है? तो आप कहेंगे विपरीत है। विपरीत है तो इनमें क्या होगा? आकर्षण बल होगा, यानी ये हमेशा मिलने की कोशिश करेंगे। अब ये वाला बिंदु आवेश यहां तक लगभग मैंने मान लिया कि l दूरी तक गया होगा। कितनी दूरी तक गया हुआ? l दूरी तक। और ये वाला भी लगभग l दूरी तक आया हुआ, तो इसका मतलब है कि दोनों बिंदु के आवेश के बीच की दूरी कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा 2l। हम लोग इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप कहेंगे P वेक्टर से। यानी P वेक्टर बराबर Q गुणा इंटू 2l। ठीक है। अब बात आती है मात्रक की। तो इसका जब आप मात्रक बनाएंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है आवेश का मात्रक? कूलाम। और बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक बन जाएगा कूलाम मीटर। अब आती है राशि कैसी है? तो ये ध्यान रखना, ये जो राशि है उस राशि का नाम है, यह राशि सदिश राशि है। और वैसे भी ध्यान रखना, इस पर वेक्टर लगा हुआ है तो ये सदिश राशि कहलाएगा। ठीक है। यानी कि हम सीधा कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? आवेश तथा दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कह देते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लो कोई बिंदु आवेश है, इसका नाम दे दिया प्लस क्यू, और दूसरा एक बिंदु आवेश दे दिया जिसका नाम दे दिया मैंने Q0। ठीक है। जो प्लस क्यू बिंदु से क्या है? R दूरी पर स्थित है, और इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने बिंदु P। ठीक है। और इस पर जो इसके द्वारा इस पर जो बल लग रहा है वो बल लग रहा है F। ठीक है। तो हम सीधा कहेंगे, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां प्लस Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इसलिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। एक बार फिर रिपीट करते हैं। माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q जिसके मध्य कौन सा है? परावैद्युतांक K स्थित है, और R दूरी पर P बिंदु स्थित है जहां पर क्या है? धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तब उसके द्वारा जो बल लग रहा है वो कूलाम के नियम के अनुसार लगेगा। तो मैं सीधा कह सकता हूं
कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4πε0 परावैद्युता के माना है तो के आ जाएगा। यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, एक का नाम दे दिया Q और दूसरे का नाम है Q0 बटे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे R²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, F को इधर कर लेंगे तो ये आ जाएगा F/Q0, यहाँ आ जाएगा 1/4πε0 और आ जाएगा K, यहाँ बचेगा Q/R²। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, Q/R²। इससे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ देखो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, F/Q0 यहाँ पे क्या था 1/4πε0 इंटू K Q/R²। ठीक है, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q0। अगर हम इस पूरे हिस्से को हटा दें, वहां पे हम क्या लिखेंगे, E, तो E आ जाएगा यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 इंटू K Q/R²। तो ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है माध्यम के लिए। हमें निकालना क्या है, तो आप कहेंगे निर्वात के लिए। किसके लिए, निर्वात के लिए। ठीक है, अगर निर्वात के लिए निकालोगे तो निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, E यानी K का जो मान हो जाएगा वो हो जाता है 1। तो यहां से देखने को मिलेगा E बराबर 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, ये किसके लिए निर्भर कर आया है, तो निर्वात के लिए। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करा दे रहा हूं, F बराबर 1/4πε0 इंटू K, दो बिंदु आवेशों का गुणनफल कर दिया और बीच की दूरी लिख दी स्क्वायर की। ठीक है, Q0 को हमने यहां लिख लिया तो यहां क्या बच गया, 1/4πε0 इंटू K Q/R²। ठीक है, और हम जानते हैं कि F/ जो Q0 होता है वो E के बराबर होता है। अगर मैं इस हिस्से को अगर हटा देंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, E, तो यहाँ बचेगा 1/4πε0 इंटू K Q/R²। ये निकल के आया है माध्यम के लिए, लेकिन हमें निकालना क्या है, निर्वात के लिए। जैसे ही आप निर्वात के लिए निकालोगे तुरंत परावैद्युता यानी K का जो मान होता है वो 1 हो जाता है। निर्वात के लिए K का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, तो ये निकल के आया है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फार्मूला क्या है, ये वाला। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान रखना, आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमने मान लिया कि ये वाला कोई बिंदु है, ठीक है, और दूसरा बिंदु नाम दे दिया ये वाला, इसका नाम दे दिया A और इस बिंदु का नाम दे दिया B, और इसके बीच में दे दिया मैंने ये यहां से यहां तक, इसका नाम दे दिया -Q और इसका नाम दे दिया प्लस का Q, और बीच में जो बिंदु दे दिया उसका नाम दे दिया मैंने O। यहां से यहां तक दूरी क्या दे दी मैंने L, और यहां से यहां तक भी दूरी क्या दे दी मैंने L, और यहां से कुछ दूरी पर एक वैद्युत द्विध्रुव दे दिया जिसका मान दे दिया P, जो यहां से और यहां से R दूरी पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र इसको लिख दिया A2 E2 और यहाँ पे लिख दिया वैद्युत क्षेत्र E1। ठीक है, तो हम सीधी परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे दो बिंदु आवेश, ऐसे दो बिंदु आवेश जो समान परिमाण
तथा विपरीत प्रकृति के हैं, जिसका वैद्युत द्विध्रुव बिंदु O से R दूरी पर P स्थित है। सीधी बात है, तो हम सीधा क्या कहेंगे, तब E1 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, या हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें लिखना चाहे, या एक तो लिखा जाएगा वैद्युत क्षेत्र प्लस Q आवेश के द्वारा, एक बार लिखा जाएगा माइनस Q आवेश के द्वारा। अगर मुझे लिखना है माइनस Q बिंदु आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे माइनस Q आवेश के द्वारा आएगा, तो सीधा आ जाएगा E, इसे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, माइनस Q के द्वारा है तो माइनस Q यहाँ पे आ जाएगा अपॉन, अब यहां से यहां तक जो दूरी है वो R है, लेकिन हमें निकालनी कहां तक, यहां तक, तो निश्चित बात है जो इतनी डिस्टेंस है वो क्या है, L। तो टोटल जो दूरी निकल के आएगी, तो आप कहेंगे सर जी यहां से यहां तक की जो दूरी निकल के आएगी वो R प्लस L आ जाएगी, और प्लस तक अगर निकालनी है तो आप कहेंगे R माइनस L, क्योंकि L दूरी को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो यहां तक जो दूरी निकल के आएगी वो निकल जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब यही लिखना है माइनस प्लस Q बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। पहले मैंने निकाला था प्लस बिंदु आवेश पे, अब निकालेंगे, पहले माइनस पे निकाला था, अब निकालेंगे प्लस पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखेंगे समीकरण 1 बाद, कुल वैद्युत, आप कहेंगे क्षेत्र, क्या निकालना है, कुल वैद्युत क्षेत्र। तो E बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2, तो आप कहेंगे E1, अगर E यहाँ रहेगा, E1 की वैल्यू लगाइए, तो E1 की वैल्यू है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर आप चाहो तो पराबद्यतांक K भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं मानता हूं यहाँ पे पराबद्यतांक K लगा लो, ठीक है। तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K माइनस Q R प्लस L का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K प्लस Q R माइनस L का होल स्क्वायर, यानी ये E1 की वैल्यू आ गई और ये E2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे ये है Q, दोनों में कॉमन है तो Q ले लो कॉमन। अब यहाँ पे क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K, तो यहाँ पे जो बचेगा वो बच जाएगा, इस मान को आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, तो ये बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K, और यहां से निकल के आएगा, इसका जब गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर,
और बटे में क्या आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इतना आप लोग जो लिख लिया हो, आगे हम लोग लिखेंगे। तब हम सीधा यहां से आगे के लिखेंगे, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ माइनस करेंगे तो पीछे के जो निशान है वो चेंज हो जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे क्या आ जाएगा, एक में प्लस है एक में माइनस, तो कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं सीधा कह सकता हूं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो यहां से इससे ये कट रहा है और इससे ये कट रहा है, तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4। तो ई बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू पूरे का होल स्क्वायर। अब आप चित्र में देखेंगे तो आप ये कहेंगे आर की तुलना में एल का मान क्या है, नगण्य है। मैं सीधा कह सकता हूं आर की तुलना में एल का मान नगण्य है। क्या है, नगण्य है, यानी आर से छोटा क्या है, एल, या हम सीधा कह सकते हैं आर स्क्वायर और छोटा क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, तो मैं सीधा यहां पे कहेंगे ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 4RL अपॉन एल का मान जब शून्य करेंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यानी एल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एल का मान एक शून्य के बराबर मैंने मान लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, तो यहाँ आ जाएगा 4RL आर पे पावर 4। ठीक है, तब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि इससे कट जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा 3। तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, सॉरी यहाँ क्यू और है, एल अपॉन आर क्यू, क्यू का अंदर गुणा कर देंगे तो ई बराबर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 2 इंटू 2 2 इंटू क्यू इंटू 2L बटे आर स्क्वायर आर क्यू। ठीक है, अब जब आर क्यू बचेगा तो हम सीधे जानते हैं P बराबर Q इंटू 2L, यानी कि ये वाला जब हिस्सा हटेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, P। ठीक है, तो यहां से निकल के आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 2P अपॉन आर क्यू। तो ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है माध्यम के लिए, हमें निकालना क्या है, निर्वात के लिए। जब आप निर्वात के लिए निकालोगे, निर्वात के लिए, तो यहाँ के का मान क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये किसके निकल के आया है, तो आप कहेंगे सर ये निकल के आया एक अच्छी स्थिति के रूप में, इसी कहते हैं अच्छी स्थिति। क्या है, अच्छी स्थिति है जो हमने निकाला है, उसमें क्या कहेंगे, इसको अच्छी स्थिति कहते हैं। ये जो मान निकल के आया वो अच्छी स्थिति के बारे में आया है। और अभी हम पढ़ेंगे आगे निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अगली जो हेडिंग होगी वो होगी निरक्षीय स्थिति। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कह देते अच्छी स्थिति। क्या कह देते हैं, अच्छी स्थिति। अच्छा, ये अगर अच्छी स्थिति नहीं आया
तो कह सकता अनुदैर्घ्य, क्या, इसको ही हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य स्थिति। ठीक है, इसको ही क्या बोल देते हैं, तो आप कहेंगे अनुदैर्घ्य। एग्जाम में यदि पूछता है अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति का वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो आपको इसी हिसाब से निकालना पड़ेगा। लेकिन ये वाली हेडिंग आप पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, उस पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। दूसरी बात, अब जो निरक्षीय स्थिति है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।